वेलकम टू पीएसएल स्टूडियो। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। पीएसएल के छठे मैच में आज लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान की शानदार सेंचुरी की बदौलत कराची किंग्स को 6 विकेटों से हरा दिया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट उमर फारूक कॉल्सन और हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप अब्दुर्रहमान। उमर से शुरू करना चाहूँगी मैं। उमर, फखर जमान आज वन मैन शो था, क्या ज़बरदस्त खेला, 11वीं सेंचुरी स्कोर किया उन्होंने और मुझे लगता है कि बस उनकी वजह से ही शायद लाहौर कलंदर जीत गए हैं आज। हाँ बिल्कुल, एक शानदार इनिंग थी। बस पीएसएल को जो उठाने की एक इनिंग थी, आई थिंक आज उन्होंने बहुत बेस्ट तरीके से उन्होंने उसको किया है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ फखर जमान की थी कि उनका जो कंट्रोल था आज वो 93% था। उनका अपना स्कोर 106 था और पूरी टीम का जो स्कोर था 64 था। तो कंट्रोल आप देखें कि उनको पूरा यकीन था कि वो गेम को बहुत इजीली जो है वो रन डाउन करेंगे और उसको एंड पे जाते हुए उस गेम को बासानी से जीतेंगे। बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़रूर हुई, लेकिन आई थिंक वो कंट्रोल था, उनको पूरा यकीन था अपने ऊपर और जिस तरीके से वो खेल रहे थे, आई थिंक हैट्स ऑफ टू फखर जमान द वे ही प्लेड। इसने बेसिकली एक और रास्ता भी खोला है कि पाकिस्तान में जो ओपनिंग की बात हम अक्सर करते हैं कि हमें एक फ्लैम्बोयंस किस्म का बैट्समैन चाहिए, तो आई थिंक फखर जमान इज़ प्लेइंग दैट पार्ट। और आई थिंक उनका जो एक पैटर्न चलता आ रहा है, कभी वो थोड़ा सा कभी नीचे गिरते हैं कभी उठते हैं, हर पीएसएल में एटलीस्ट वो कोई ऐसी इनिंग खेल देते हैं जिससे वो रेलिवेंट हो जाते हैं। तो आई थिंक लाहौर को ऐसी इनिंग्स की काफ़ी हद तक ज़रूरत थी। यस, हमें एक दो वीक पॉइंट नज़र आए लाहौर की इनिंग में, लेकिन आई थिंक ओवरऑल अच्छा रहा लाहौर के लिए। इसमें एग्जैक्टली ऐसी इनिंग्स जो है ना वो आपको बहुत कम देखने को मिलती है, बिकॉज आप एक तो सेकंड बैटिंग करके खेल रहे हैं, ठीक है, आपके प्रेशर भी है और आपके जो नंबर ऑफ रन है 170 रन एक तरफ लगातार बड़ा मुश्किल होता हुआ जा रहा है। तो जब आप चेजिंग कॉज में ये चीज़ कर रहे होते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले जो बैटिंग करते हुए तो समझ आती है कि आपके पास फ्रीडम है, आपके पास कोई टारगेट सेट नहीं है, लेकिन जब आपके पास टारगेट भी सेट होता है और आपके पास एक टेम्पो, कुछ लड़के जो हैं आपने देखा अब्दुल्ला शफीक ने, कामरान गुलाम ने जो है वो साथ नहीं दे पाए उसका, हफीज़ भी थोड़ा देर रहे लेकिन एक गलत मोमेंट पे आउट हुए। बट अगेन फ़खर को एक कहते हैं ना कि सिंगल हैंडेडली इन्होंने गेम को एंकर किया, गेम को डीप लेके गए और उनको जब डीप लेके उनको यकीन आ गया कि अब हम करीब हैं, आखिरी ओवर में आई थिंक 6 रन चाहिए थे। तो आजकल T20 क्रिकेट में और आप विकेट इन हैंड हो तो आई थिंक बहुत ईजी होता है आपके लिए मैनेज करना। तो आई थिंक फ़खर ने वो तमाम जो बॉक्सेज उनको टिक किया, एक बहुत शानदार इनिंग जिसको कहेंगे, इस पे फुल 100% मार्क्स जाते हैं फखर को। मस्ट के पाकिस्तान टीम के लिए एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है कि पाकिस्तान टीम को ऐसे प्लेयर्स मिल रहे हैं। फखर जमान जब से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बाद इन एंड आउट थे, नंबर 6 पे भी खेले, नंबर 3 पे भी खेले कुछ जगह का, लेकिन उसके बाद उसने इस T20 वर्ल्ड कप में और पीएसएल में बता दिया कि पाकिस्तान का ये मैच्योर बैट्समैन तैयार हो चुका है। वो कोई भी सिचुएशन हो कि उससे पाकिस्तान टीम हो, चाहे लाहौर कलंदर हो, कोई भी क्रिकेट खेल रहा हो, उसमें इतनी इंप्रूवमेंट है कि उसको गेम का कंट्रोल आ गया है। तो इट्स वेरी गुड थिंग फॉर हिम और फॉर पाकिस्तान कि ऐसे प्लेयर पाकिस्तान को जरूरत है। पाकिस्तान को तो पीएसएल में भी लाहौर कलंदर को जरूरत है और ऐसी इनिंग्स जिससे आपको जीत मिलती हो, तो जिससे पूरी टीम को एक जगह पूरा ट्रस्ट था उसको अपनी एबिलिटी के ऊपर कि आखिरी ओवर तक भी 10-15 रन भी होंगे तो वो बना लेगा, लेकिन लास्ट ओवर में 6 रन बचे। तो इससे बड़ी अच्छी चीज है कि क्रिकेट में बहुत सारी चीजों की डेवलपमेंट हो रही है, प्लेयर्स को पता चल रहा है कौन से मौके पे किस तरह खेलना है, टीम को कैसे जितवाना है। तो इससे मुल्क का भी नाम रोशन होता है और प्लेयर्स भी बहुत हाई प्रोफाइल हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है। तो इट्स रियली गुड टू सी हिम कि उसने ऐसी इनिंग्स खेली कि पूरे पीएसएल में जितनी भी अब टीमें हैं जो आने वाली गेम्स है तो फखर से जरूर एक दफा बैकफुट होगी कि ऐसा प्लेयर जल्दी आउट करेंगे तो मैच जीतेंगे, तो वो पूरा मैच हर टीम से मैच लेके जाएगा। उमर, बड़ी ज़बरदस्त बात की अब्दुर्रहमान ने। नंबर जो फ्लक्चुएट करते हैं हम प्लेयर्स के, जैसे उन्होंने कहा कि फ़खर ने नंबर 6-7 भी खेला, इससे कितना फ़र्क पड़ता है प्लेयर की जो कारकर्दगी है उस पर? क्या हमें पाकिस्तान को जो बाबर आजम और रिजवान है, अगर वो कहीं ना कहीं अगर लड़खड़ाते हैं टॉप ऑर्डर में, तो हमारे पास एक ऐसा बैट्समैन मौजूद है जो पावर प्ले में बड़े रन्स करके दे सकता है। बिकॉज हमें पाकिस्तान से हमेशा ये शिकायत होती है कि हमारे पावर प्ले में रन्स इंटरनेशनल लेवल पे वो नहीं बन पाते, हम लेटर ऑन चार्ज करते हैं। तो हमें दुनिया में एक पैटर्न बना हुआ है कि पहले 6 ओवर में आपको दायरे को लूटना होता है। तो हमारे पास दोनों एक ही तरह के बैट्समैन हैं। रिजवान थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करते हैं, बाबर आजम ने आपने देखा आज भी इनिंग में उन्होंने इम्प्रोवाइज़ नहीं किया। तो ये फ़खर जमान एक आई थिंक नॉक कर रहे हैं दरवाजे पे कि मैं ओपनिंग करने को तैयार हूँ, जो रोल इंटरनेशनल क्रिकेट में प्ले किया जाता है पावर प्ले में, मैं उसको प्ले कर सकता हूँ और वो आई थिंक डिजर्व भी करते हैं। बड़ी मज़े की बात की यहाँ पे फ़खर जमान ने कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करता, मुझे वैसे ही रन्स मिल रहे हैं। तो अब्दुर्रहमान, क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करते वो? कुछ जो शायद पहले किया करते थे, वो शायद पहले करते हो इसलिए कह रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता था क्रीज के ऊपर
कोशिश करता था कि हर बॉल पे स्ट्रोक खेले, और अगेंस्ट स्पिनर्स कि वो क्रीज बहुत यूज करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें उसके फुटवर्क में बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई है, और उसने बड़ी अच्छी बात की अपने बारे में कि अब मैं वो चीजें नहीं यूज कर रहा जो पहले जिससे उसको नुकसान होता था, उसकी विकेट वो जल्दी आउट हो जाता था। अब लेकिन वो क्या कर रहा है, अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि जहां उसको रोकना पड़े रोके भी, जहां वो चार्ज करना चाहे उसके हाथ कंट्रोल में एवरीथिंग एट द मोमेंट, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और अपनी गेम को कंट्रोल में लेके चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और जैसे उमर ने आगे कहा कि ओपनिंग के पाकिस्तान के लिए एक बड़ा जरूरी है कि कोई दोनों आउट भी हो जाए जल्दी। अब आप भी ये मत कहें, अभी जो ओपनिंग हमें मिल गई है ना वो बड़ी मुश्किलों से मिली है, उसको ही सेट रहने दें। एक मैच के बाद ना हम लोग कहना शुरू कर देते हैं कि ओपनिंग में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमारे पास ये है। ओपनिंग के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि नंबर 3 पे ही वो सेट है, उसको उस नंबर पे ही रहने दें, क्योंकि पाकिस्तान को नंबर 3 पे जरूरत है। तो ऐसा प्लेयर, अगर वो दोनों ओपनर राइट हैंडर और ये लेफ्टी है, तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन का बहुत फर्क भी होता है जब वो क्रीज पे जाता है, तो सारी फील्ड चेंज होती है, बॉलर्स की लाइन चेंज होती है, लेंथ चेंज होती है। तो नंबर 3 पे ही वो अभी सेटल है, नंबर 3 पे ही उसकी सारी चीजें, पाकिस्तान से भी ऐसे ही खेलता रहे तो इंशाल्लाह जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आएगी नंबर 3 पे भी वो ऐसी ही अपनी इनिंग्स हमें दिखाता रहेगा इंशाल्लाह। मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। फ़खर ने जो बात की है ना कि वो पहले जो किया करते थे वो अब नहीं कर रहे, आई थिंक उसकी रीज़न, मैं जितना उनसे बात भी करता था उनकी गेम के बारे में, तो आई थिंक वो ओवर थिंक नहीं कर रहे अब। उनकी जो स्ट्रेंथ है, पहले सम टाइम होता है कि जब बैट्समैन से रन्स नहीं हो पा रहे होते तो वो डिफरेंट शॉट्स ट्राई करता है कि शायद मुझे यहाँ से रन्स मिले। अभी आपने देखा होगा, अभी एग्जैक्टली आपने आज की जो इनिंग थी जो फुल 90% उनका कंट्रोल उनके हाथ में था पूरे टीम के स्कोर के मुताबिक, उन्होंने वो शॉट नहीं मारा, जो एक ही रैश शॉट उन्होंने मारा जिसपे वो कैच हो गया एंड पे, वो भी ज़ाहिर है लेट हो गया था, उन्होंने शायद इसी को मैं गेम को ये फिनिश करूं, बट अगेन उन्होंने गेम फिनिश करके फिर जाके उन्होंने थोड़ा सा वो किया, बट अगेन वही जो है ओवरथिंक नहीं कर रहे, अपनी जो स्ट्रेंथ है उनकी शॉट्स के ऊपर वो उसी पे जा रहे हैं, कोई उसको जो है ओवरडू करने की कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है जी, इस पे मजीद बात करेंगे इस गेम के ऊपर, लेकिन अभी हमें एक छोटे से ब्रेक की जानिब जाना है। आप लोग में जाइए, देखते रहिए PSL स्टूडियो। वेलकम बैक। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी बेन कटिंग ने आज अपना 35th बर्थडे सेलिब्रेट किया है। हम बात कर रहे थे लाहौर की बैटिंग की, जिसमें अभी तक हमने सिर्फ फ़खर ज़मान की बात की है, तो बाकी जो बैट्समैन हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी उमर। ऑल्दो ये मैच सिंगल हैंडेडली फ़खर ज़मान ने जितवा दिया लाहौर कलंदर्स को, लेकिन अगर हम बात करें अब्दुल्ला शफीक की, कामरान गुलाम की और मोहम्मद हफीज़ की, तो आपको नहीं लगता कि वो जिस तरह की शॉट खेल के वो तीनों आउट हुए, तीनों कैच आउट हुए, तो बड़ा अननेसेसरी सा था, ज़रूरत नहीं थी शायद उन शॉट्स की उस वक्त। आई थिंक मेरा सबसे बड़ा वरी साइन है वो अब्दुल्ला शफीक के ऊपर है, बिकॉज अब्दुल्ला शफीक को जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस कन्वेंशन के साथ खिलाया जा रहा है, आई थिंक वो रोल प्ले नहीं कर पा रहे। वो ओपनर है, वी हैव सीन हिम कि उन्होंने अपने डेब्यू पे 100 किया हुआ है T20 फॉर्मेट में, लेकिन वो उनका दोबारा वो रूप हमें देखने को नहीं मिला। पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान टीम के साथ भी अब काफ़ी डेवलप हो रहे हैं, बट आई थिंक ये एक वरी साइन है, बिकॉज हर रोज़ वो जो आपने बात बोली कि फ़खर ज़मान हर रोज़ जो है वो रन नहीं करेंगे, ये रोल डिवाइड, नीचे पावर डिल्यूट भी होंगी, इन लड़कों को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। कामरान गुलाम ज़ाहिर है पाकिस्तान के वन ऑफ द नोटेबल डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, फर्स्ट क्लास के टॉप रन गेटर भी थे, आहिस्ता से अच्छा डेवलप भी किया उन्होंने अपने। आई थिंक ये एक लूप होल है जो लाहौर को शायद कहीं ना कहीं जाके आगे जाके हॉन्ट करेगा। हफीज़, येस एग्जैक्टली, हफीज़ ने जो रोल प्ले, आई थिंक हफीज़ का जो एक कैमियो था छोटे 24 रन का 21 बॉल पे जो उन्होंने किया है, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट था स्टेबिलिटी देने के लिए, बिकॉज जब आपके पास बैक टू बैक विकेट गिरे तो आपको एक एंकर रोल चाहिए, और हफीज़ जिस तरीके से फ्लुएंसी के साथ उन्होंने अपनी इनिंग को बिल्डअप किया, वो स्टेबिलिटी दी और फ़खर ज़मान को वहाँ पे रैश होने से रोका बेसिकली, तो वो हफीज़ का रोल वॉज प्रीटी मच गुड। हाँ, आप इस पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि हफीज़ को लंबा जाना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है गेम है, दूसरी टीम भी खेलने आई है, तो आई थिंक अच्छा मैनेज किया। फ़खर का जो कॉन्फिडेंस था, आई थिंक जब वो 2 आउट हुए उससे उन्होंने वापस रिवाइव किया। अब्दुर्रहमान अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं जानना चाहूँगी, अब्दुर्रहमान क्या लगता है आपको, एक तो जो मैं सवाल पूछ रही थी उमर से कि अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम बड़ी अननेसेसरी शॉट्स खेल के आउट हो गए, एक और चीज़ भी हमें देखने को मिली वो ये थी कि समित पटेल को पहले भेज दिया गया, डेविड विजे मुझे लगता है वहाँ पे आना चाहिए था। व्हाट डू यू थिंक, ऐसा क्यों किया होगा लाहौर कलंदर्स ने? कुछ चीजें मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि किस मौके पे किस प्लेयर्स को भेजना चाहिए, और उनको बेहतर पता होता है कि ये इस सिचुएशन में ये प्लेयर अच्छा खेलेगा।
लेकिन अब्दुल्ला शफीक उसको चाहिए कि अभी आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीजें, इज ए न्यू कमर और वो भी टीम से काफी देर इन आउट रहा है, लेकिन इस PSL में उसको एक प्रॉपर चांस दिया जा रहा है और यही टाइम होता है हर यंगस्टर के लिए कि वो अपनी जगह को खुद बनाता है अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ। तो बाद में फिर ये है कि अगर उनसे एक आधा मैच नहीं होता तो उनकी जगह कोई और आ जाएगा, वो परफॉर्म करेगा, तो फिर ये काफी दूर हो जाएंगे इन चीज से। तो अभी यही टाइम है उनको इनिंग्स बिल्ड करने का। उनके साथ फखर जमान इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो उनके साथ इनिंग्स बिल्ड करते रहे। जितना लंबा मैच को लेके जाएंगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। पिच पे जितना टाइम गुजारेंगे उतनी ही चीजें आपकी डेवलप होंगी। तो अगर आप जल्दी करेंगे तो फिर विकेट भी गिरती है, टीम पे भी प्रेशर आता है। तो आई होप कि अभी यंगस्टर है, लर्निंग प्रोसेस सीखता रहेगा इंशाल्लाह और आगे मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे वर्क भी करेगा और आगे इस पे काम भी करता रहेगा और अच्छा परफॉर्म भी करेगा। कामरान गुलाम एक अच्छे सीनियर मैच्योर प्लेयर है, पाकिस्तान की पूरी डोमेस्टिक भी खेलते हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपनी जैसे इनिंग्स को बिल्ड करते हैं तो वैसे ही अभी इस प्लेटफॉर्म पे भी वैसे ही परफॉर्म करने की कोशिश करें कि जहाँ टीम को जिस चीज़ की ज़रूरत हो। तो होप कि ये चीजों पे काफी कंट्रोल रहेगा और बैटिंग ऑर्डर आपको पता है कैप्टन और मैनेजमेंट पे होता है, ये फॉरन क्विकली ये जो बैटिंग ऑर्डर वाला सवाल है ना, ये मैं उमर से पूछना चाहूंगी। उमर, क्या लगता है आपको लाहौर कलंदर्स? देखिए, समित पटेल की जब बारी आई थी तो 12वां ओवर था वो जब उसको भेजा गया था। तो डेविड विजे ऐसे बैट्समैन है जो फिनिशर हैं, बेसिकली उनको इतने ज्यादा ओवर नहीं आपको देने होते। जो मैं बात करता हूँ रोल डिफाइन करने की, तो डेविड विजा को आप पहले भेज के बेसिकली आपने नीचे जो आपका जो मिडिल ऑर्डर, लेट मिडिल ऑर्डर है, उसको आपने बेसिकली खाली कर दिया, एक्सपोज कर दिया। समित पटेल के बाद उनके पास एक होप थी डेविड वीजा की, तो वो होप उन्होंने रखी कि अगर एंड पे जरूरत पड़ी बैशिंग की, जो कहते हैं लाठी चार्ज करने की जरूरत, तो वो एक ऐसे प्लेयर है जो आते साल बाद में वो रिकवरी कर सके। बट समित पटेल ने वो एक एंकरशिप का रोल प्ले किया। फखर जमान जब मार रहा था 13वें ओवर के बाद उन्होंने जब खोलना शुरू किया, तो आई थिंक ये एट द एंड ऑफ जब आप गेम जीती होते हैं तो ऐसे डिसीजन जो है ना वो आपकी फेवर में जाते हैं। अगर आप हारे होते गेम तो फिर शायद आप गले पड़ जाता। बट अगेन आई थिंक ये सही था, उन्होंने डेविड विजा को प्रोटेक्ट किया कि अगर आखिरी 2-3 ओवर में मार कुटाई की जरूरत पड़ी तो वो ये काम प्ले कर सकते हैं, रादर देन के समित पटेल को आप नीचे भेज दे, शायद उनसे ना हो पाता। एक और सवाल जहन में आता है कि लाहौर कलंदर्स जो हैं वो शायद पता नहीं, पिछले मैच में तो हफीज से उन्होंने बॉल कराया नहीं था, इस दफ़ा उन्होंने बॉल दिया तो वो 11वें ओवर में जाके दिया अब्दुर्रहमान। तो क्या लगता है कि इतना लेट और पहली बॉल पे उन्होंने आउट किया, वो ब्रेक थ्रू रहा है क्योंकि शर्जील एक तो बैट कर रहे थे और हफीज जाने जाते हैं लेफ्ट हैंडर्स के लिए कि वो बड़ी जल्दी उनको आउट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इतनी देर से क्यों बॉल दिया होगा उन्हें? माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आपकी जो स्ट्रेंथ खेल रही होती है, हो सकता है कैप्टन के ज़हन में फौरन वो चीजें नहीं, लेकिन अपने जो मेन बॉलिंग आपने खिलाई होती है उसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है इंसान, कैप्टन भी, क्योंकि उसको पता है कि ये रेगुलर बॉलर्स हैं, ये रेगुलर बॉल कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब बैट्समैन सेट होता है तो वो अपनी मेन बॉलिंग से बॉलिंग कराता है, और हफीज कितनी देर से रेगुलर बॉलिंग भी नहीं करा रहे, और इसलिए शायद उनको ये इस चीज का एज नहीं दिया गया। लेकिन जब भी हफीज को बॉल देंगे और जब भी हफीज आएगा, मैं आपको 100% श्योर हूँ, लेफ्ट हैंड बैट्समैन बहुत जल्दी आउट कर लेता है हफीज, उसका रिकॉर्ड भी है, उसने जितने भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है वो बड़ी जल्दी उनको क्विकली आउट कर लेता है। तो मेरे ख्याल में अगर जल्दी भी लाते तो फायदा हो सकता था लाहौर कलंदर्स से। और जैसे मैं उमर की बात को सेकंड करूंगा कि डेविड विजे को इसलिए भी नहीं भेजा गया कि अगर वहां पे विकेट गिर जाती या फखर के ऊपर प्रेशर आना था या डेविड विजे के ऊपर, वहां आपको लंबी गेम के लिए एक प्लेयर चाहिए होता है कि जो सिंगल रोटेट कर सके साथ। तो फखर एक तेज प्लेयर पहले खेल रहा था, उसके साथ उसको नीड थी कि ऐसा प्लेयर जो उसको साथ लेके चले और साथ उसे बातचीत भी करता रहे। तो नीचे खेले और फखर माशाल्लाह एंड ऑफ द टाइम उसने जितवाया और उसने लोहा मनवाया अपना। लेकिन डेविड विजे ऐसा प्लेयर है, उम्र की बात बिल्कुल सही है, उसको 2 या 3 ओवर चाहिए जो अच्छा 5 वर्क कर सके, तो वही उसके लिए अच्छा बैटिंग का टाइम होता है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि वेव रिचर्ड जो हैं वो पहुंच चुके हैं कराची, उन्होंने अपनी टीम को ज्वाइन कर लिया और उसका जो क्लिप है उनका वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि आपको बताया था कि वेविन रिचर्ड जो हैं वो आ चुके हैं कराची और 3 दिन की आइसोलेशन में रहेंगे, वो फिर अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। अब्दुर्रहमान, आपने सुना होगा वेविन रिचर्ड का मैसेज, उन्होंने कहा है कि इट्स नाइस टू बी बैक विद माई फैमिली, विद माई टीम। तो कितना फ़र्क डालती है ये चीज़ जब एक इस तरह का लेजेंड जो होता है वो आपके डगआउट में बैठा होता है, आपको बकअप कर रहे होते हैं, खिलाड़ियों को उनसे मशवरे मिल रहे होते हैं
कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये चीज एक टीम की जीत के लिए? बहुत बड़ी बात होती है कि इतना बड़ा प्लेयर आपकी टीम के साथ हर टाइम बेंच पे बैठा हो। जितने भी प्लेयर्स हैं, इवन यंगस्टर हो या मेच्योर प्लेयर्स हो, वो इतना जरूरी है इनके साथ बैठना। ये इनके क्रिकेट का इतना बड़ा नॉलेज है, क्रिकेट का इतना बड़ा नाम है, तो इनके ज़हन में वो चीजें कि जो प्लेयर यंगस्टर के बिल्कुल करीब भी नहीं आती। माय पॉइंट ऑफ व्यू कि वो ऐसी चीजें शेयर कर लेंगे कि जो आपके पूरे कैरियर के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगी। आपको सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारी चीजें, प्रेशर में कैसे खेलना है, प्रेशर से कैसे बाहर आना है, उनकी बातों से ही इतना इंसान तैयार हो जाता है, इतना इंसान मेंटली स्ट्रांग हो जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ऐसे कोचेस, ऐसे मेंटोर टीम के साथ होने बहुत जरूरी है। इससे आपकी गाइडेंस बहुत अच्छी होती है। आपको बहुत सारी चीजें ड्रेसिंग रूम में, इवन होटल्स में भी बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाती है कि जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होती है। ये तो एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया ही हो जाता है। आपको सारी चीज़ें भी पता चल रही होती हैं जो आपको जाननी है, आपको टिप्स भी मिल रही होती हैं, आपको प्रेशर हैंडल करने की जो उस वक्त क्या करना चाहिए प्रेशर सिचुएशन में वो भी पता चल रहा होता है। यंगस्टर के लिए ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इट्स मोर लाइक इंस्पायरिंग द ड्रेसिंग रूम, बिकॉज ये ऐसे प्लेयर हैं दुनिया में जो लेजेंड है ऑफ द गेम है। जब ये कोई बात कर रहे होते हैं तो इन पे लोग आंखें बंद करके यकीन करते हैं, बिकॉज इन्होंने इतनी एक पाए की क्रिकेट खेली होती है। तो जो भी ये इन्होंने ज़िंदगी में किया होता है, जब वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, डिस्कशन में अपनी कहानियाँ बताते हैं, स्टोरीज बताते हैं, तो वो यंग लड़का इंस्पायर होता है। जब इंस्पायर होता है तो फिर उसकी इंस्पायरेशन जो है वो गेम में निकलती है। सही है, वापस आ जाते हैं मैच पे। आज जो खेला लाहौर की, तो परफॉर्मेंस की जो उनकी स्पेशली बैटिंग लाइनअप थी, जो बैटिंग ने जिस तरह से परफॉर्म किया उस पर तो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब जरा कराची पे आ जाते हैं। तीसरा मैच था उनका, तीनों के तीनों मैचेस हार गए। बाबर आजम भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए आज। और अभी बाबर आजम ने अभी बोला कि 170 रन काफ़ी थे। अब्दुल रहमान, क्या आपको लगता है कि वाकई 170 रन काफ़ी थे आज के मैच के लिए? मेरे ख्याल में जैसे उनकी बॉलिंग थी तो 170 रन अच्छे थे, लेकिन फिर भी क्रेडिट जाता है अकेले फखर जमान को, जो पूरा थ्रू आउट गेम को ले गया। अगर फखर जमान को कहीं भी वो पकड़ लेते या एक आध विकेट उनको जल्दी मिल जाती तो ये गेम कराची के हाथ में जा सकती थी। बीच में आई भी एक टाइम पे, लेकिन वहां उनको विकेट्स नहीं मिल सकी। लेकिन कराची की बॉलिंग को अभी जरूरत थी वहाँ एक विकेट लेने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं। लेकिन 170 रन बहुत अच्छा टारगेट था कि आपकी जैसी बॉलिंग स्ट्रेंथ थी। तो स्पिनर्स का बहुत रोल था। हमेशा हम बात करते हैं तो इस मैच में भी स्पिनर ने एक टाइम पे आप फ्लिप करके दिया मैच। तो वहां पे आपके पास एक और अच्छा स्पिनर हो कि जो आपका साथ दे, तो वहां पे आपको विकेट चाहिए। विकेट नहीं मिल सकती तो आपको कंटेन ऐसा चाहिए कि जो प्रेशर बिल्ड कर सके। लेकिन मेरे ख्याल में कि लाहौर कलंदर जैसी बैटिंग, इसके अगेंस्ट अगर आप 20 रन और थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते बीच में, तो 180 190 प्लस 80 प्लस कर लेते तो ये भी एक आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 170 इनफ था या फिर 180 190 होना चाहिए था? 170 इनफ था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें कि वो ज्यादा रन बना सकते थे। हाँ। बैटिंग में कुछ ऐसी चीजें, मैं इसी सवाल का जवाब उमर से भी लेना चाहूंगी, क्योंकि ज़ाहिर, मैं तो होस्ट हूँ, मैं तो अपना ओपिनियन दे नहीं सकती, लेकिन उमर से मैं जरूर ले सकती हूँ कि उमर को क्या लगता है कि 170 इनफ था। हमने देखा था पहली गेम में इस्लामाबाद ने कितनी जल्दी 160 समथिंग का टारगेट था और उन्होंने 16th ओवर में ही चेस कर लिया। तो उसी पिच पे आप शाम में खेल रहे हैं, तो फिर 170 उमर क्या लगता है? पिछले 3 दिनों से 200 रन भी हुए, वो भी चेज हो रहे हैं। तो सेकंड बैटिंग यस, क्योंकि सर्कमस्टांसेस जैसे बन गए थे, 2 विकेट एकदम से गिरे, फखर जमान अकेला लेके चल रहा था, तो इसलिए आपको लग रहा है कि 170 रन जो थे वो ठीक थे। एक्चुअली में ठीक नहीं थे, ज़्यादा रन करने चाहिए थे। आपने जो स्पिनर्स की बात की, जो रहमान ने भी एम्फेसाइज किया कि आपके पास स्पेशलाइज स्पिनर होने चाहिए। यस, कराची के पास मोहम्मद नबी है, बहुत एक्सपीरियंस स्पिनर है। इमाद वसीम हमें पता है कितने यूज़फुल होते हैं मिडल ओवर्स में, लेकिन इन दोनों ने कंटेन बिल्कुल किया, लेकिन विकेट जहाँ पे ज़रूरत थी ब्रेक थ्रू लेने की, वहाँ पे ब्रेक थ्रू ने दिला पाए आई थिंक कराची को। ये एक मेन था। जब हम बैटिंग की बात कर रहे थे, आई थिंक दे वर मोर कंजर्वेटिव इन टर्म ऑफ बैटिंग। बाबर आजम ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। यस, आपको नज़र आ रहा है कि बाबर आजम, जब एक प्लेयर 12.5 ओवर जब खेल जाता है, और बाबर आजम जैसा प्लेयर जो पाकिस्तान का टॉप नॉच प्लेयर है, कप्तानी भी कर रहे हैं, वो पूरा कंट्रोल उनके पास है, वो जब इस तरह की इनिंग खेलते हैं तो पाकिस्तान के क्यों, वो तो उनको मतलब अभी दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग में भी हैं और इतने चर्चे हैं उनके, सब जाने थे, लेकिन वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद फौरन ही हम वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। कराची किंग्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। 3 मैचेस खेले हैं उन्होंने PSL एडिशन 7 में अब तक, और तीनों के तीनों मैचेस वो हार गए हैं। हमें वो मज़ाहमत नज़र ही नहीं आई जो नॉर्मली कराची किंग्स में होती है। कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा टीम का, बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे उमर कह रहे थे कि बाबर को चार्ज लेना चाहिए, संभालना चाहिए, और आज हमने देखा अभी कि 10 ओवर तक 84 रन बन चुके थे, कोई आउट भी नहीं हुआ था। शर्जील बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन फिर भी बाबर स्ट्रगल कर रहे थे। क्या रीज़न क्या लगती है आपको? आई डोंट नो, प्रॉब्ली यू कैन से कि प्रेशर है उनके ऊपर, या फिर आई थिंक वो अपने, एक होता है ना हर प्लेयर का एक टाइम होता है, कहीं ना कहीं वो एक ग्रुप से बाहर निकल रहे होते हैं। आई थिंक वो अपने ग्रुप में जा नहीं पा रहे इस टाइम। बिल्कुल आपने जो बात की 84 रन 10 ओवर में उन्होंने किए, 11वें 11.5 ओवर में आउट हुए हैं वो। अब आई थिंक वो उनको मोमेंटम मिल नहीं पा रहा वो वाला। शर्जील ने चार्ज किया एक तरफ से, ऑल दो हम इस पर भी बात डिबेट कर सकते हैं कि वो रन्स बेसिकली कम थे, 10 ओवर में 84 रन बहुत कम थे। अगर हम पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले में रन्स भी उनके इतने ज़्यादा नहीं थे कि हम ये कह सकते कि बहुत अच्छा स्टार्ट मिला। चार्ज भी तो थोड़ा लेट करना शुरू किया में, तो वो चार्ज नहीं कर रहे। और जब आपको विकेट इन हैंड होती है, जब हम अक्सर आज फखर ज़माने में ये बात बोली, जब आप विकेट इन हैंड होती है तो आपको पूरा कंट्रोल होता है कि आप जो मर्जी गेम का जिस मर्जी तरफ रुख चेंज कर सकते हैं। तो जब आप विकेट इन हैंड है तो आपको चार्ज करना चाहिए था आपको। तो बाबर आजम, आई डोंट नो, आज की जो इनिंग थी काफ़ी टिपिकल इनिंग थी उनकी, जो कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे आप नंबर ऑफ बॉल्स खेलते जाते हैं आपकी गेम का फ्लो बढ़ता जाता है और कंट्रोल गेम में आता जाता है आपको। लेकिन वो कंट्रोल एंड तक बाबर आजम जब तक आउट नहीं हुए तब तक वो कंट्रोल उनके हाथ में नहीं था। शर्जील भी इसी तरह, जैसे रहमान बता रहे थे कि जो हफीज़ का रिकॉर्ड, बल्कि हफीज़ का रिकॉर्ड से बताता चलो, ट्रेंड सेटर हैं वो, कि लेफ्ट हैंड लोगों को बताना उन्होंने शुरू किया था कि आप ऑफ स्पिन से लेफ्ट हैंडर को बड़े आराम से आउट कर सकते हो, और दुनिया ने फॉलो भी करना शुरू कर दिया इस वाले पैटर्न को। तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन आई थिंक कराची किंग यहीं से जो उनकी जो पैचेज हैं, रन्स हैं पहले 5 में, फिर उसके बाद अगले 5वें ओवर में, फिर उसके बाद जो 15वां ओवर में उन्होंने रन्स किए, आई थिंक 46 रन स्कोर किए लास्ट 5 ओवर में। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे आई थिंक 10-10, 15-15 रन ज़्यादा बन सकते थे, बिकॉज किसी ने चार्ज नहीं लिया। फिर आमिर यमीन को उन्होंने प्रमोट कर दिया, ग्रेगरी से ऊपर साबदाना फरहान के ऊपर भेज दिया, इवन कि इमाद भी वहाँ पे आ सकते थे, बट आमिर जमीन को भेजा। शायद उनका स्ट्राइक रेट जो है 140 है। इस नंबर पे मैंने बात करनी है कि आपसे पूछूंगी मैं क्यों भेजा, लेकिन अब्दुल रहमान से मैं ये जानना चाहूंगी कि हम बाबर आजम को जिस तरह से देख रहे हैं, जैसे मैं पहले बात करी थी एक शो में कि हमने उनको कभी इस तरह से गुस्से में नहीं देखा ऑन फील्ड, ना वो चिल्लाते हैं ना वो डांटते हैं, लेकिन कराची किंग्स की कैप्टनसी कर रहे हैं, तो क्या उनको ये तो नहीं लग रहा कि कहाँ फंस गया हूँ? उनको वो अपनी टीम से ही सेटिस्फाई नहीं है, उनको मजा नहीं आ रहा कैप्टनसी करने का? बिल्कुल मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ कोई ऐसी टीम उनके पास जो टीम में स्पार्क, जो करंट होता है ना, वो उनकी टीम में नजर नहीं आ रहा। जिस तरह कराची की टीम खेलती है, तो पहले 2 मैच भी हार गए, उसकी वजह से भी उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। उनका मिडल ऑर्डर वैसे ही रन नहीं कर रहा, तो वो इस वजह से भी अपने शॉट्स को, मेरा ख्याल है कि अपने शॉट्स को उसने रोका हुआ है कि मैं पूरे 20 ओवर खेल लूँ, अपनी टीम के साथ पूरा खेल लूँ, एंड तक हर बैट्समैन को खिलाता रहूँ और खुद 20 ओवर खेल के जितने ज्यादा रन बना सके। लेकिन ऐसा कोई भी साथ झील का आज मिला, लेकिन उसके बाद भी ऐसी कोई मोमेंटम नहीं जा रहा उनका कि जो अगले 8 10 ओवर भी, तो उनमें से कोई भी ऐसा 5 ओवर भी लास्ट में ऐसा कोई 5 वर्क नहीं है कि जिससे आप कहें कि आप आखिरी 2 ओवर में 40 रन बना लेंगे, 20 रन, या ऐसा कोई भी ऐसा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं है। तो इससे कप्तान जरूर परेशान होता है, क्योंकि उसको सारी जिम्मेदारी एक इंसान पे आ जाती है। फिर एज ए कैप्टन भी उसने बहुत सारी चीजों को सोचना है, अपनी बैटिंग को भी लेके चलना है। तो इस तरह की टीम होगी तो फिर उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस पे भी फर्क पड़ेगा, माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो उनमें जितने भी मिडल ऑर्डर्स हैं उनको साथ देना पड़ेगा कप्तान का, और एक आध इनिंग्स ऐसी खेलनी पड़ेगी कि आगे आने वाले मैचेस के लिए उसके ज़हन में भी ये बात हो कि मेरे पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो मुझे मुश्किल वक्त में मेरा अच्छे काम आएंगे और साथ देंगे। क्योंकि ज़ाहिर है ऐसा होगा तो ही शायद कैप्टन से प्रेशर रिलीज होगा, और शायद जो उमर ने बात की कि वो ग्रूव में हमें दिख नहीं रहे, शायद फिर उसके बाद ही वो अपने ग्रूव में दिखेंगे। 3 मैचेस कराची किंग्स ने खेले हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, तीनों के तीनों हार गए हैं। तो इतनी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम इन PSL, और इतने ज़्यादा फैंस हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम जीतेगी। कराची 3 मैच खेल के तीनों नंबर्स की अपने घर में हार रहे हैं, जाहिर है लोग देखने आते हैं। मैं आप जो नंबर्स की बात कर रहे थे, आमिर यामीन को उठा के उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो क्या लगता है इतना क्या कॉन्फिडेंस है कैप्टन को या मैनेजमेंट को आमिर यामीन पे कि उन्होंने साबदाना फरहान और लुइस ग्रेगरी और इमाद वसीम से पहले उनको ले आए?
आई थिंक वो पिंच हिटिंग है, उनका जो स्ट्राइक रेट है लुइस ग्रेगरी से तो बेहतर आई गेस, 140 के करीब उनका स्ट्राइक रेट। आई थिंक वो स्ट्राइक रेट को देखते हुए और ऐसा नहीं कि आमिर जमीन जो है वो पिंच हिटिंग नहीं कर सकते, वो कहते हैं हसन अली की तरह, जैसे आपको याद तो होगा हसन अली जब पिंच हिटिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, तो आई थिंक उनको उस रोल के लिए भेजा गया था। शायद वो रोल आखिरी 4 में भेजते तो समझ आती, लेकिन आई थिंक जल्दी भेज दिया उस रोल था। के लिए भेजा गया था। अब्दुर्रहमान, आपसे मैं थोड़ा सा एक इस बात पे कमेंट लेना चाहूंगी कि कब कराची किंग्स के खिलाड़ियों को समझ आएगी कि उनका रोल क्या है और उस रोल के अकॉर्डिंगली उन्होंने प्ले करना है, क्योंकि 3 मैच हाथ से निकल गए हैं। जितने सीनियर प्लेयर हैं, हर प्लेयर को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि वो टीम की जरूरत होती है कि इनको पिक किया जाता है टीम में भी और वैसे स्क्वाड में भी। तो हर बंदे की जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह का रोल प्ले करता है, उसको बताया भी जाता है कि आपका ये रोल है टीम में। तो अगर आप उससे हट के चीजें करेंगे तो पूरी टीम स्ट्रगल करती है और कप्तान सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है। तो आप वाली बात के उनके पास इतने मेच्योर पहले बैट्समैन थे, आमिर यामीन को आपने 2-3 ओवर के लिए रखते, आपके पास साहबजादा थे, आपके पास हमाद वसीम थे, आपके पास उसके अलावा भी बहुत सारी बैटिंग आपकी ग्रेग लुइस थे, उनको भेजना चाहिए था। तो फिर एंड वाले ओवर में शायद आपको आमिर यामीन 2 ओवर ऐसे लगा देते कि जिससे आपका टारगेट भी लंबा हो जाता। लेकिन होप के 3 गेम्स हारने के बाद बहुत ज्यादा डिस्कशन होगी। तो लेट्स सी किन प्लेयर्स को 3 गेम्स हार गए हैं, लेकिन 9 गेम्स अभी भी बाकी हैं। उम्मीद है, मैं फैंस को ये कहना चाहूंगी कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। 9 गेम्स बाकी हैं, अभी कुछ भी हो सकता है। कितनी गेम्स बाकी हैं? 7 गेम्स बाकी हैं। मुझे करेक्ट कर रहे हैं उमर, मुझे लगा शायद 12 मैचेस होने हैं, लेकिन चलें, उमर ने मुझे करेक्ट कर दिया। उमर, आपका बहुत शुक्रिया करेक्ट करने का भी और हमारे साथ देने का भी। अब्दुर्रहमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारी आपसे मुलाकात होगी शाम 6:15 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए न्यू न्यूज़।